नमस्कार एवरीवन, उत्कर्ष श्रीवास्तव दिस साइड एंड आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारी पूरी एसएसटी को विद द हेल्प ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कल सीधे आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे एंड आप शॉक्ड हो जाओगे इतनी कम टाइम की वीडियो में इतना ज़्यादा कंटेंट कैसे आ गया और आपके पेपर में इतना ज़्यादा इस वीडियो से कैसे आ गया। बिलीव मी, कल जब पेपर देकर आओगे तब आप खुद को थैंक यू बोलोगे कि आपने ये वीडियो देखी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ, हाउ कंट्रीज आर कंपेयर। कंट्रीज को कैसे कंपेयर किया जाता है, इससे सवाल भी बदल सकता है। वर्ल्ड बैंक कैसे कंपेयर करता है, यूएनडीपी कैसे कंपेयर करता है। लैंग्वेज बदल सकती है, लेकिन अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो तुम आंसर सेम रखोगे क्योंकि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट का ज्ञान है। और जिसके पास कॉन्सेप्ट का ज्ञान नहीं होता है वो लैंग्वेज को एक्सक्यूज बनाता है कि भैया लैंग्वेज डिफिकल्ट थी, लैंग्वेज आसान थी। और लैंग्वेज को छोड़ो, कॉन्सेप्ट को सीखो। जिसे कॉन्सेप्ट आएगा वो 5 नंबर का भी कर लेगा, 2 का भी, 3 का भी, 1 का भी। तो कंट्रीज को कैसे कंपेयर करते हैं, वर्ल्ड बैंक करता है कंट्रीज को कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। लिख कर दे रहा हूँ, पर कैपिटा इनकम का एक एमसीक्यू पक्का आएगा, पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने बोलेगा। अभी मैं बता दूंगा, मैंने दिया एक सवाल, लेकिन आप याद रखो 1 नंबर का पक्का आने वाला है एमसीक्यू। तो वर्ल्ड बैंक करता है कंपेयर कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाई डिवाइडिंग द टोटल इनकम टू द टोटल पॉपुलेशन। अगर 5 लोग हैं, सबकी इनकम 2000 है, तो इनकी एवरेज इनकम कितनी निकलेगी, टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम कितनी हो गई, 10,000 डिवाइडेड बाई 5, यानी 2000 इनकी एवरेज इनकम निकल आएगी। वहीं पर अगर हम यूएनडीपी की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है और इसमें भी कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 3 फैक्टर्स, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन और हेल्थ स्टेटस। एजुकेशन कैसे कंपेयर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। और हेल्थ स्टेटस को कैसे कंपेयर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 110% आपके पेपर में लिखा होगा, व्हाई द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट टू अस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इशू क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। बहुत बेसिक सा आंसर है यार, इसका 2 रीजन है, सिंपल से आंसर। क्यों जरूरी है, नंबर 1 चीज़, क्योंकि ऐसे डेवलपमेंट से क्या होता है, हम रिसोर्सेज को प्रेजेंट में भी अच्छे से यूज़ कर पाते हैं और फ्यूचर के लिए भी बचा कर रख पाते हैं। और दूसरी चीज़, हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि इन्वायरमेंट को भी कोई हार्म नहीं पहुंचता है। आई होप तुमको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज उसको इग्नोर करना है यार, जैसे तुम इग्नोर कर रहे हो लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस को। मुझे पता है यू ऑल आर वेरी डिसिप्लिन, इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हो बिल्कुल प्रॉपर टाइम टू टाइम। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट आएगा ही आएगा, लिख के देता हूँ। ये आपसे पूछेगा कि डेवलपमेंट के फीचर बताओ विद एग्जांपल, यानी आपको एक स्टेटमेंट देगा, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, फिर बोलेगा इसका एग्जांपल दो। इसके एग्जांपल कैसे देने हैं, सिंपल बोल देना, मान लो 2 लोग हैं, एक इंसान की कंडीशन अलग है तो उसके डेवलपमेंट गोल अलग होंगे। वो पहले से बहुत कमा रहा है तो उसके डेवलपमेंट गोल होंगे कि अब उसके पास कुछ और हो, कार हो। और कोई इंसान कमा नहीं रहा है तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल होंगे कि अब वो कमाना शुरू कर दे। तो कंडीशंस अलग होते हैं तो गोल्स अलग होते हैं। तो 110% किसी ना किसी के सेट में ये सवाल है, लिख चुका है, प्रिंट हो चुका है कि फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट का एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो। एक और सवाल है 110%, ये भी आने वाला है, दैट हाउ इज टर्सरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 2 सेक्टर्स। टर्सरी सेक्टर बाकी 2 सेक्टर्स से कैसे अलग है, वेरी सिंपल। टर्सरी सेक्टर क्या करता है, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। वहीं पर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर क्या करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। और इस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी अलग है टर्सरी से। प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है आपको पता होगा, प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज आती हैं जिनमें नेचुरल रिसोर्स यूज होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हम लेस वैल्यूएबल को मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बदलते हैं। और टर्सरी में सर्विस प्रोवाइड करता है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज कंडीशन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर डिफर्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इससे भी एक सवाल आना तय है, घुमा फिरा के आएगा। आपको एक कहानी देगा और बोलेगा बताओ ये जो बंदा है इस कहानी में ऑर्गेनाइज में है या अनऑर्गेनाइज में। तो ऐसे एक सवाल आपका तय है। और मैं जो ये तय बोल रहा हूँ ना, हर सवाल में तय बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पागल बना रहा हूँ। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये आएंगे और इसीलिए मैंने वही क्वेश्चंस आपके उठाए हैं जिनसे रिलेटेड या जिनके जैसा बिल्कुल एज इट इज सवाल कल आपके पेपर में रखा। आपको बिल्कुल परसा मिलेगा, आपको बस ये वीडियो देख के जाना और जवाब लिख देना है। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या अंतर होता है, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज में सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट गवर्न करती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होते हैं, हर चीज़ के लिए प्रोविजंस होते हैं, नियम कानून होते हैं, हर चीज़ के लिए प्रोसेस प्रोसीजर्स होती है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक्टिविटीज गवर्नमेंट सुपरवाइज नहीं करती है, कोई भी सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, कोई टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होते, कोई भी प्रोविजन नहीं होता, लीव्स हॉलीडे इन सब का। तो कोई भी फॉर्मल प्रोसेस नहीं होते, कोई भी प्रोसीजर्स नहीं होते। ठीक है, ये आपका सिंपल सा डिफरेंस है। इसको आप एक लाइन बनाकर 2 टेबल बनाकर लिख सकते हो, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का डिफरेंस। ठीक है, या ध्यान से हमेशा याद रखना, एसएसटी के पेपर में जितना पॉइंट बनाकर लिखोगे उतना ज़्यादा बेहतर। 3 नंबर के सवाल है 4 पॉइंट, 5 नंबर का सवाल है 6 पॉइंट। इस तरीके से लिखो, ऐसा नहीं कि 5 नंबर के में 10 पॉइंट। टीचर वहाँ आपकी गाथा सुनने नहीं बैठा है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट नॉइज, बट चलेगा आज। हाउ डज मनरेगा इंश्योर्स द राइट टू वर्क। मनरेगा राइट टू वर्क को कैसे इंश्योर करता है, 110%। इससे एक सवाल बनेगा। राइट टू वर्क होता है काम करने का अधिकार। सरकार बोलती है हर बंदे को काम करने का अधिकार है और इसीलिए हम उनके लिए नरेगा स्कीम लाए थे। नरेगा स्कीम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको 2005 में लाया गया था। ये जो स्कीम थी इसमें क्या होता था, इस एक्ट में
जो रूरल नीडी वर्कर्स थे जिनको काम की ज़रूरत है, उनको 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट मिलता था, काम दिया जाता था, जिसके लिए उनको रेगुलर वेजेस मिलती थी। और अगर सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती थी तो ऐसे केस में उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता था, यानी थोड़ा बहुत पैसा तब भी मिलता था। साथ ही साथ उनको ऐसे केस में क्या होता था, जो काम मिलता था अपने आसपास ही मिलता था। जैसे गाँव में नहर बन रही है, तालाब बन रहा है, तो वहीं पर उनको नरेगा के अंडर में काम दे दिया जाएगा। तो नरेगा ने इस तरीके से राइट टू वर्क को इंश्योर किया। अगला सवाल देखते हैं, दैट इज हाउ डज पब्लिक सेक्टर डिफर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि पब्लिक और प्राइवेट किस बेसिस पर क्लासिफाई किए जाते हैं। इनको किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और इनमें क्या अंतर है। बेसिकली पब्लिक सेक्टर में जो एसेट्स होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं, प्राइवेट में प्राइवेट इंडिविजुअल्स के होते हैं। पब्लिक सेक्टर्स में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनका काम सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, उनका काम पब्लिक का वेलफेयर भी होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी एक्टिविटीज होगी उनका एक ही एक पर्पज होता है, दैट इज द प्रॉफिट मेकिंग थिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजन फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में टर्सरी सेक्टर ने बहुत ग्रोथ पकड़ी है, उसके रीज़न क्या है। बहुत सिंपल से, पहला रीज़न, क्योंकि टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा जो सर्विस आती हैं वो पिछले कुछ सालों में बेसिक सर्विस बन गई है हमारे लिए, जैसे हॉस्पिटल्स, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन। तो इनकी डिमांड एवरग्रीन है, तो ये बढ़ती रहेगी, तो टर्सरी सेक्टर का भी इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। दूसरा थिंग, जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों की इनकम लेवल बढ़, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा प्राइवेट सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स, KFC, डोमिनोज, ये सब इसी का एग्जांपल है, जिसकी वजह से भी टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ हो रही है और उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। थर्ड चीज़, पिछले कुछ सालों में IT सेक्टर ने इतना तगड़ा ग्रोथ किया है ना, इतना तगड़ा ग्रोथ किया है कि इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी टर्सरी सेक्टर में कि अपने आप टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस एज कम्पेयर टू ऑल द अदर सेक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहीं पर अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाई डू पुअर हाउस होल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन इन इंडिया। आज भी जो गरीब घर के लोग हैं या जो रूरल इंडिया में रहने वाले लोग हैं, वो आज भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर ही डिपेंड करते हैं। दो टाइप के सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। जब आप किसी बैंक या लीगल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो वो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। जब आप किसी इनफॉर्मल से लोन लेते हो वो इनफॉर्मल, जब आप किसी नॉट लीगल, जब आप किसी अपने भाई बहन, रिश्तेदार, भाई बंधु ऐसे से लोन लेते हो वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। तो आज भी देखा गया है जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं, जो गरीब लोग हैं, वो आज भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर ही डिपेंड करते हैं। ऐसा क्यों है, इसका आंसर हम बताते हैं, क्योंकि दो रीज़न है। क्योंकि कई लोग इतने गरीब हैं उनके पास कोलेट्रल ही नहीं है, उनके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है, जिसकी वजह से दिस स्टिल डिपेंड्स ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। नंबर 2, लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर पेपर वर्क नहीं है, जिसकी वजह से मजबूरी में ही सही उनको इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के पास जाना पड़ता है। नंबर 3, कई सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो वहाँ बैंक ही नहीं है। अब जब बैंक नहीं होगा तो अल्टीमेटली उनको इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के पास ही जाना पड़ेगा। हो सकता है पेपर में पूछ ले फॉर्मल इनफॉर्मल का अंतर, वो पूछे ना पूछे ये जरूर पूछेगा कि लोग इनफॉर्मल से ज़्यादा लोन क्यों लेते हैं, गरीब घर के लोग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू बैंक मीडिएट्स बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ इट। यानी बैंक कैसे काम करता है उन लोगों के बीच में जिनके पास ज़्यादा पैसा है और जिनको पैसे की जरूरत है। यानी ज़्यादा पैसा जो डिपॉजिटर है और कम पैसा यानी कि जो बोरोवर है। मैं तेज इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको 1x 2x के साथ खेलना करना पड़े, सीधा इस पर फोकस बना रहा है। ठीक है, तो बैंक कैसे काम करता है। नंबर 1 चीज़, बैंक में डिपॉजिटर्स आते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, जिस पर बैंक उन्हें एक इंटरेस्ट रेट देता है, कंपैरेटिवली लो इंटरेस्ट रेट देता है। बोरोवर आता है, बैंक से पैसे बोरो करता है, जिस पर बैंक हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, और ये जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट में बोरोवर और डिपॉजिटर के बीच में, ये बन जाता है बैंक का सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, ना मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज विच इंस्टीट्यूशन सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, व्हाट आर इट्स फंक्शन। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सभी फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का माई बाप है, वो है हमारे इंडिया में RBI। RBI के फंक्शन क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नंबर 1 फंक्शन है RBI करेंसी को इशू करता है। RBI इशूज द करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर 2 फंक्शन इज RBI जो क्या करता है, RBI सभी बैंक के फंक्शनिंग को, ये तो देखो दूसरा फंक्शन तो आपको इसी में मिल रहा है, सवाल में पूछा गया था कौन है जो सुपरवाइज करता है, आपने पता आपने बोला RBI, तो एक फंक्शन तो ये हो गया कि RBI सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द बैंक इन इंडिया। दूसरा इज करेंसी को इशू करना। RBI रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है कि बैंकिंग एक्टिविटीज़ कैसे काम करेंगी, जैसे कितना इंटरेस्ट रेट, हर चीज़ पे RBI काम करता है। 4th चीज़, RBI हर बैंक को बोलता है टाइम टू टाइम हमें एक रिपोर्ट सबमिट करो जिसमें ये बताओ आप किसको कितना पैसा दे रहे हो, कितने इंटरेस्ट रेट पर दे रहे हो, वो कब वापस आएगा। 5th चीज़, RBI रेगुलरली चेक करता है कि ये जो बैंक है ये मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिपॉजिटर का पूरा पैसा लोन में दे दे रहे हैं और इनके पास कुछ नहीं बच रहा है, तो RBI इस चीज़ को भी चेक करता है। 6th चीज़, RBI का एक और फंक्शन होता है कि ये चेक करते रहना कि ये बैंक सिर्फ उनको लोन ना दे जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, बल्कि उनको भी लोन दे जो स्मॉल ट्रेडर्स है, स्मॉल कल्टिवेटर्स है, जिनको लोन की ज़रूरत है। आई होप सो तुमको समझ आ रहा होगा। ये सब बड़े 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनमें से एक को भी इग्नोर मत करना। और अगर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें आ रहे हैं, बिलीव मी तुम्हारी तैयारी नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। और अगर 1-2 क्वेश्चन पर मिस आउट भी कर रहे हो तो वीडियो को रोको, वापस से उन क्वेश्चन का आंसर शुरू, आगे बढ़ो, डिमोटिवेट नहीं होना, सीख के आगे ही बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। सिंपल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं और इन्होंने कैसे
लैक ऑफ कोलेट्रल, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अभी अभी हमने बात की थी लैक ऑफ कोलेट्रल, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी देख लेते हैं। बेसिकली रूरल इंडिया में ये ग्रुप होते हैं 15-20 लोगों के, 20-25 लोगों के, जो रेगुलरली मिलते हैं और पैसे की सेविंग्स करते हैं। अब ये जो सेविंग्स होती हैं ये इनको दो काम करते हैं। दो काम क्या करते हैं? पहला तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्रेशर को कम कर देती हैं। आपने मान लो आपने 15-20 लोगों का ग्रुप है, आपने बढ़िया से पैसे सेव करी, अब आपने मिलकर एक चीज़ खरीदी तो सब पे अकेले पे कम कम खर्चा आएगा, लेकिन अगर अकेले आपको कोई चीज़ खरीदनी हो तो ज़्यादा खर्चा आएगा। तो सबसे पहली चीज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप की सेविंग से क्या होता है? इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्रेशर कम हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप एक फैसिलिटी देते हैं कि जो ग्रुप का मेंबर है वो अपने ग्रुप की सेविंग से लोन ले सकता है बिना कोई कोलेट्रल दिए, क्योंकि आपका जान पहचान का होगा, और बिना कोई पेपर वर्क के, और कम से कम इंटरेस्ट रेट पे। और इस तरीके से ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये क्या करते हैं? ये लैक ऑफ कोलेट्रल, लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इतना ही नहीं, बैंक भी बोलते हैं कि अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप 2 साल तक रेगुलर सेविंग्स करता है तो हम भी उसको लोन देने को तैयार हैं। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इससे हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव गिवन मेजर बूस्ट टू ग्लोबलाइजेशन? ये क्वेश्चन पेपर में लिखा ही आने वाला है, बिल्कुल ही 110%। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को तगड़ी रफ्तार दी है? नंबर 1 इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पिछले टाइम में इतना अच्छा ग्रो करी है, फिर आपको इसके एग्जाम्पल दे देने हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो गुड्स को बड़े लंबी लंबी दूरियों पर। दूसरा इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? अपने देश में बैठे हज़ारों किलोमीटर दूर तक यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हो, जीमेल से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप से बात कर सकते हो। एंड नंबर थर्ड चीज़ इज आईटी एंड आईटी सेक्टर की वजह से, आईटी सेक्टर से तो एक बहुत ही तगड़ा बूस्ट मिल गया। और नंबर फोर्थ चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन से क्या हुआ है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्सेस की कमी हुई है, टैक्सेस को हटाया गया है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाना बहुत स्मूथ हो गया है। और इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को एक मेजर बूस्ट मिला है। इसको लिखना कैसे आपको दिख भी रहा है। व्हाट आर द 2 मोस्ट कॉमन वेज इन विच पावर इज शेयर्ड इन इंडिया? इंडिया में 2 सबसे कॉमन तरीके क्या हैं जिनमें पावर को शेयर किया जाता है? तो वो सबसे कॉमन तरीके हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या किया जाता है? पावर को शेयर किया जाता है अमंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इसमें क्या होता है? तीनों ऑर्गन्स के साथ इक्वल पावर शेयर करी जाती है और तीनों ऑर्गन्स के अपने वर्किंग एरियाज अलग अलग होते हैं। ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसीलिए सिस्टम को हम चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं, और इसी को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। दूसरा तरीका है पावर को शेयर करने का, इट इज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, जिसमें सेंट्रल लेवल मेन अथॉरिटी होती है, सबसे ज़्यादा पावर पूरे देश के लिए। उसके बाद स्टेट लेवल होती है, इसके पास कम पावर अपने अपने एरिया की होती है। और कई सारी जगह पे लोकल लेवल होती है, कई सारी जगह पे लोकल लेवल नहीं होती है। इंडिया में है लोकल लेवल, ठीक है। हर पावर को, हर लेवल पे कितनी पावर दी जाएंगी इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है। और इस तरीके से जब हम पावर को बांटते हैं तो उसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फेडरलिज्म भी बोल देते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 110% पेपर में आ चुका है, लिख लो अगेन, जो मैं बोलता जा रहा हूँ कि 110% ये लिख लो, ये आ चुका है पेपर में, ठीक है, छप चुका है। राइट 1 प्रूडेंशियल एंड 1 मोरल रीजन फॉर वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है उसका रीजन बताओ। तो प्रूडेंशियल रीजन वो रीजन होता है जो बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशंस पर, एक्सपीरियंसेस पर। तो ये पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है कि जहाँ पावर शेयरिंग होती है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स। और मोरल रीजन क्या है? बिकॉज पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है। जैसे इंसान की आत्मा निकाल जाए तो इंसान मुर्दा हो जाता है, डेमोक्रेसी में से पावर शेयरिंग निकाल दो और डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। तो ये 2 रीज़न है, इनमें से दोनों रीज़न भी पूछ सकता है, एक रीज़न भी पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर। 110% नहीं, 210% लिख के ले लो, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन एनी 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के 5 फीचर, कोई भी 5 लिखना है। नंबर 1 इज 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। नंबर 2 इज हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अपनी ज्यूरिसडिक्शन होती है, यानी जिसके पास अपनी अपनी पावर्स होती है अपने अपने मैटर में। तीसरी चीज, किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कितनी पावर मिली है वो सब कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती है। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड का मतलब उनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। नंबर 4, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कहाँ से कितना रेवेन्यू आएगा वो सब फिक्स कर दिया जाता है। नंबर 5, कभी अगर इन डिफरेंट लेवल्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसके लिए जुडिशरी में हाईएस्ट कोर्ट आता है, एज एन एम्पायर काम करता है इनकी क्लैशेस को रोकने के लिए, जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स वर टेकन इन 1992 इन ऑर्डर टू मेक लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट मोर एफिशिएंट। ये सवाल 110% पेपर में लिखा मिलेगा आपको किसी न किसी सेट में, ठीक है। 1992 में कौन से कदम उठाए गए थे लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को और बेहतर बनाने के लिए? ये बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब आप सेंट्रल स्टेट की कुछ पावर्स को लोकल को दे देते हो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। तो 1992 में लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को और बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। नंबर 1, कंपलसरी कर दिया गया था कि हर 5 साल में इलेक्शन कराने हैं। नंबर 2, 1/3 सीट्स वुमेन को रिजर्व कर दी गई थी। नंबर 3, सीट्स को रिजर्व किया गया था एससीज, एसटीज, ओबीसीज और माइनॉरिटीज़ के लिए भी। नंबर 4, अलग से एक इलेक्शन कमीशन बनाई गई थी जिसका नाम था स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका काम खाली इतना था लोकल लेवल के लिए इलेक्शन कराना। एंड नंबर 5, स्टेट्स को बोला गया था कि अब तुम्हारे लिए कंपलसरी है कि तुम लोकल लेवल के साथ रेवेन्यू और पावर को शेयर करो। उसके बाद एक और आता है हमारा
व्हाट स्टेप्स वर टेकन इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस फेडरलिज्म इन इंडिया, वो कौन से कदम उठाए गए थे जिनसे वो फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाया गया इंडिया में। 3 कदम उठाए गए थे, इनमें से कोई एक पूछ सकता है आपको। इसमें आपकी केस स्टडी आ सकती है और 3 में से कोई ना कोई एक तो पूछेगा ही पूछेगा। केस स्टडी से याद है, वाटर रिसोर्सेज से केस स्टडी आना तय है, तो बिल्कुल दिमाग में रटे रहना कि केस स्टडी से आएगी और मैक्सिमम चांसेस है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर ही आएगी। ठीक है, तो व्हाट स्टेप्स वर टेकन इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस फेडरलिज्म इन इंडिया, कौन से कदम उठाए गए थे। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इसमें क्या किया गया था, स्टेट्स को इस हिसाब से क्रिएट किया गया था जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम कल्चर के हैं, उनको सेम स्टेट में जाना चाहिए। उससे क्या होगा, उनको एडमिनिस्ट्रेट करना आसान हो जाएगा और पावर शेयरिंग भी उनके साथ आसानी से हो जाएगी। इससे इंडिया को और भी ज़्यादा इंटीग्रेट हुआ। पहले लोगों को लगा था ऐसा करने से इंडिया डिसइंटीग्रेट होगा, बट एक्चुअल में और भी ज़्यादा इंटीग्रेट हो गया है। नंबर 2 इज द लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी ने भी बहुत मदद की फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कराने में। इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी ये कहती है कि कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। साथ ही साथ हम बाकी लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमने 22 लैंग्वेजेस की एक लिस्ट रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस लिस्ट को हम बोलते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेज। यानी कि अगर कोई बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर दे रहा है तो वो इन 22 में से किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकता है। साथ ही साथ ये भी बोला गया हर स्टेट अपनी लैंग्वेज रख सकती है जिसमें वहाँ के लोग अपने डेली वर्क कर सकते हैं। जैसे यूपी की स्टेट लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन, अगर सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल के रिलेशन अच्छे नहीं है तो फेडरलिज्म कभी अच्छा नहीं होगा, जो पहले नहीं था। लेकिन बाद में 1990s में कुछ कदम उठाए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगी, रीजनल पार्टीज ज़्यादा से ज़्यादा आने लगी। इसकी वजह से अपने आप ये जो रिलेशन थे सेंटर स्टेट की अपने आप सुधर गए। इसमें इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी पे तो याद ही रखना, और अभी एक टॉपिक आएगा सेक्युलरिज्म, वो बिल्कुल दिमाग में रखना, उससे 110% सवाल आने वाला है। ठीक है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। मैं जो 110% बोल रहा हूँ ना, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं सब में बोल रहा हूँ। सब में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे सवाल से ही पेपर आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये चीज़ गारंटी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ना आए तो आके अनसब्सक्राइब कर देना, बोल देना भैया आपने जो पढ़ाया बहुत गलत पढ़ाया, बस इन्हीं में से सब कुछ आएगा। आप बस ये वीडियो देख के जाओ। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इंडिया को फेडरल कंट्री क्या चीज़ बनाती है। इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया है कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कितनी कितनी पावर है। इस जिक्र के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाई गई है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट जिसमें वो टॉपिक्स आते हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट जो है इन पर वो टॉपिक आते हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो टॉपिक आते हैं जिन पर दोनों यूनियन और स्टेट दोनों, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती हैं। अब आपके पेपर में आ सकता है कोई टॉपिक दिया रहेगा, पूछेगा ये यूनियन में है, स्टेट में है या कॉन्करेंट। अगर आपसे पुलिस पूछता है तो स्टेट लिस्ट, अगर आर्मी या बैंकिंग या करेंसी पूछता है तो यूनियन लिस्ट, और अगर आपसे एजुकेशन पूछता है तो क्या होगा, तो आपका कॉन्करेंट लिस्ट आ जाएगा। एजुकेशन हमेशा याद रखो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। हाउ कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म का मतलब जब आप धर्म को राजनीति में मिला देते हो तो उसके असर क्या पड़ते हैं। तो धर्म और राजनीति जब आपस में मिल जाता है उसको हम बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। और इसके क्या क्या असर पड़ सकते हैं, 3 असर पड़ सकते हैं। नंबर 1 चीज़, जब ज़्यादा कम्युनलिज्म होने लगता है तो जो जनता है, जो नॉर्मल लोग हैं, उनकी एवरीडे बिलीफ्स बदलने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे रिलीजन को एक अलग नज़र से देखने लगते हैं, तो इट लेट्स टू चेंज इन आर एवरीडे बिलीव्स। नंबर 2, कई बार क्या होता है कम्युनलिज्म इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक रिलीजन डोमिनेट करने लग जाता है बाकी सब पर, जिससे बाकी सब लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, बाकी सब रिलीजन, और इग्नोर फील करने लगते हैं, जो कहीं भी अच्छा नहीं है देश में। नंबर 3 चीज़, कई बार कम्युनलिज्म अपने सबसे गंदे फॉर्म में आता है और उससे क्या होता है क्रिमिनल वायलेंस होते हैं, राइट्स होते हैं, धर्म के नाम पर दंगे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेज इन विच वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन आवर कंट्री, वो कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। बहुत सारे हैं। वुमेन की जो हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है लड़कियों की, वो लड़कों से काफ़ी बेहतर होती है, लेकिन फिर भी लिटरेसी रेट के मामले में लड़कियां पीछे हैं, क्योंकि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो लड़कों की एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करेंगे एज कम्पेयर टू लड़कियां। नंबर 2, ऑन एन एवरेज देखा जाता है कि वुमेन मैन से ज़्यादा काम करती है 1 घंटा, लेकिन फिर भी वुमेन के वर्क को वैल्यू नहीं मिलता क्योंकि वो वर्क अनपेड रहता है। अभी आपने एक मूवी चल रही है बहुत रील में, मिसेस करके, उसमें आपने देखा होगा यही पूरी कहानी। नंबर 3, वुमेन को इक्वल वेजेस एक्ट आने के बाद भी सेम काम करने के लिए सेम पैसा नहीं मिलता। मतलब मैं भी उतना ही काम करूँगा, वो भी उतना ही करेंगी, तो हो सकता है उन्हें कम मिले, मुझे ज़्यादा मिल जाए पैसे। इस तरीके से भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। एक और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो बहुत गंदा होता है, जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं पहली सेक्स डिटर्मिनेशन करा लेते हैं कि बच्चा लड़का है या लड़की, और अगर लड़की होती है तो भ्रूण हत्या करा देते हैं, अबॉर्शन करा लेते हैं, जो बहुत ही गलत चीज़ है। अब इन्हीं सब चीज़ों के खिलाफ जो वुमेन थी उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया था और खुद के लिए सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इक्वालिटी मांगी थी। तो जब वुमेन ऐसे मूवमेंट्स करते हैं इक्वालिटी के लिए, उन मूवमेंट्स को हम बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, व्हाट रोल डज पॉलिटिकल पार्टी प्ले इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी के क्या फंक्शन है, सिर्फ इतना पूछ रहा है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, कुछ लोगों का ग्रुप जो इलेक्शन लड़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का क्या फंक्शन है, इलेक्शन लड़ते हैं,
पार्टी सरकार बनाते हैं, सरकार को चलाते हैं। सरकार बनाते कैसे हैं? इलेक्शन को जीत के। और चलाते कैसे हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर बनाते हैं, इस तरीके से सरकार चलती है। पार्टीज अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग प्रोग्राम सामने लाती है ताकि वो जनता को इंप्रेस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अट्रैक्ट कर सके और वेलफेयर कर सके। पार्टीज लॉज बनाती हैं। लॉज कैसे बनाती है? अब जो पार्टी जीत जाती है वो पार्लियामेंट में ज़्यादा नंबर में होती है, पार्लियामेंट में कानून बनता है। तो जो लोग ज़्यादा नंबर में होते हैं उनके पास एक एडवांटेज होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। फिफ्थ, जो पार्टीज हार जाती हैं वो क्या करती हैं? वो अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती हैं, जो एक डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी जनता के सामने एक नया पर्सपेक्टिव रखती है और रूलिंग पार्टीज की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करती है। इसीलिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, रूलिंग भी और अपोजिशन पार्टी। बहुत फंक्शन थे 7-8, बट मैंने आसान से चुन के 5 ला दिया आपको, ठीक है। What are those 2 conditions which are mandatory for accommodation of social diversity in democracy? वो कौन सी 2 कंडीशन है जिसकी मदद से हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सोशल डाइवर्सिटी है, जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं, अलग अलग ग्रुप से उनको साथ में लेकर चल सकते हैं? तो वो 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं? वो दोनों कंडीशन जनता से रिलेटेड है। पहली कंडीशन है कि लोगों को समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी का मतलब मेजोरिटी का रूल नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब होता है मेजोरिटी और माइनॉरिटी का साथ में लेकर चलना और मेजोरिटी माइनॉरिटी की एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। तो पहली चीज़ तो लोगों को ये समझनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में सब सोशल डाइवर्सिटी एक साथ चलें। दूसरी चीज़ जो लोगों को समझनी पड़ेगी कि जब हम मेजोरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट बात नहीं करते, हम बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग सिचुएशंस पर। डेमोक्रेसी तभी अच्छी डेमोक्रेसी है जब हर बंदे को कभी मेजोरिटी में कभी माइनॉरिटी में आने का मौका मिले, और ऐसा तभी होगा जब हम रिलीजन और कास्ट से परे होकर देखेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज दिस मॉस्किटो, बट मैं वीडियो ट्रिम नहीं करूँगा, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाना है। एक्चुअली लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, मैंने टेलीग्राम पे डाला भी है, इसकी वीडियो बन गई थी, बट टेक्निकल ग्लिच के दौरान टेक्निकल ग्लिच की वजह से, इसी वजह से मैं इतना जल्दी बना रहा हूँ। आई डोंट नो वो क्यों प्ले नहीं हो रही है, उसमें मेरे को बात ही नहीं करनी। तो मैं फिर से सेम वीडियो रिपीट कर रहा हूँ, मतलब फिर से वही चीज़ें बना रहा हूँ जो मैंने पहले बना चुका हूँ ऑलरेडी, राइट। पहले बना चुका हूँ मतलब पहले नहीं, इसी वीडियो को मैंने पहले भी बनाया था, बट अभी फिर से बना रहा हूँ क्योंकि वो सही से ऑपरेट नहीं कर रही थी, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। इतनी सॉइल है, मैंने 2 सॉइल क्यों चुनी? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एलुवियल सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरा नॉर्दर्न प्लेन इनसे ढका हुआ है। ये 3 बिग रिवर्स, 3 रिवर्स के डिपोजिशन से बनती है। तीनों रिवर्स के क्या नाम है? बिग, BIG, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा। 2 तरीके की एलुवियल होती है, पुरानी और नई एलुवियल। पुरानी एलुवियल जो होती है वो क्या होती है? कम फर्टाइल होगी, नई एलुवियल ज़्यादा फर्टाइल होगी। पुरानी एलुवियल को हम बोलते हैं बंगार, नई एलुवियल को बोलते हैं खद्दर। ब्लैक सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बेस्ट सॉइल मानी जाती है फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, ठीक है। लावा के फ्लोज से बनती है, डेक्कन प्लेटू में फैली हुई है। अब मैंने ट्रिक आपको बता चुका हूँ कि कैसे हमें बताना है, FAABR। इस ट्रिक की मदद से आप मैप वर्क में इनको लोकेट कर सकते हो ईजिली। इसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं और बेस्ट थिंग इज इसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। अभी कब काम आएंगे? बेसिकली पेपर में देखा गया है कि 2-3 लाइन दे देंगे और फिर आपको बोलेंगे बताओ भैया ये किस सॉइल के फीचर्स हैं। तो ये जो सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा जिक्र होता है, ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज? ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, लेकिन ठीक है, मिक्सअप इन द सेंस थोड़ा सा बीच में ज्योग्राफी भी आ गई, फिर ये भी आ गई, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सवाल तो सवाल ही है, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो उसके लिए कह रहा हूँ, सवाल तो सवाल ही है, पेपर में तो ऐसे मिक्सअप होकर ही आएगा ना, तो इसी यहीं पे कर लेता है। व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या चैलेंज फेस करती है? 4 चैलेंज फेस करती है, वो मैंने डिटेल में नहीं लिखे हैं, डिटेल में मैं बताऊंगा आपको क्योंकि डिटेल में आपके पास ऑलरेडी है। नंबर 1, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। मेरे साथ खुद भी कुछ ना कुछ बोलते जाओ जिससे आप या तो ऐसे ऐसे करते जाओ वीडियो देखते देखते कि हाँ भाई तुम एग्री कर रहे हो, तुम्हें भी आता है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब पार्टी के अंदर रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती, मेंबरशिप को रजिस्टर नहीं करते हैं ये लोग। साथ ही साथ पार्टीज की जो मीटिंग्स है उनमें क्या इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है वो जनता के साथ शेयर नहीं करी जाती, जनता यानी आम आदमी के साथ शेयर नहीं करती उस पार्टी के। तो इससे ये चीज़ें दिखाता है कि पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी की कमी है। यहाँ तक कि पार्टी में जो टॉप पोजीशन है उनके लिए इलेक्शंस भी नहीं होते, ठीक है। तो जब पार्टी के अंदर ही इलेक्शंस नहीं चल रहे हैं, डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, तो बाहर क्या होगा? दूसरा चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन का। देखा गया है कई सारी पार्टीज में जो टॉप पोजीशन है वो एक परिवार के लोग ही हत्याकर बैठते हैं, उन्हीं के चाचा मामा यही लोग आते रहते हैं, वंशवाद चलता रहता है और ये हर पार्टी में है। इससे दिक्कत ये आती है जो डिजर्विंग लोग होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नंबर 3 इज ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। पार्टीज इलेक्शन जीतने के चक्कर में कई बार क्या करती हैं, या तो किसी से चंदा ले लेते हैं, किसी कंपनी से यानी पैसे ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में उस कंपनी को फेवर करते हैं इलेक्शन जीतने के बाद, या कई बार ये क्रिमिनल्स को टिकट दे देती है उनके इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करने के लिए और फिर इलेक्शन जो जीत जाती है। इसमें क्या होता है, दोनों केस में नुकसान होता है उस आम जनता का और उस आम कार्यकर्ता का जो उस पार्टी के लिए काम करता है, डिजर्विंग है, लेकिन फिर भी उसे सीट नहीं मिल पाती किसी जगह से लड़ने के लिए। इसीलिए आज के टाइम पर इलेक्शन में बोलते हैं, पार्टीज में जाने के लिए बोलते हैं कि तुम्हें अगर तुम्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है तो काबिल होना जरूरी नहीं है, पैसे होना जरूरी है, ये बोला जाता है आज के टाइम पर। पार्टी इज नॉट ऑफरिंग मीनिंगफुल चॉइस, ये हमारा चौथा चैलेंज है। बेसिकली आज के टाइम पर सब पार्टी एक सी हो गई है, सब धर्म की राजनीति एक सी राजनीति कर रहे हैं, कास्ट की, धर्म की, फ्रीबीज की। तो हम इसलिए कहते हैं कि भाई आज के टाइम पर तो सब पार्टी एक सी है, तो हम बोलते हैं कि पार्टीज आर नॉट ऑफरिंग मीनिंगफुल चॉइस। कोई भी पार्टी कोई अलग काम नहीं कर रही, सब पार्टी एक सी हो चुकी है। नेक्स्ट इज
क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन पॉलिटिकल पार्टीज, ये इसी से रिलेटेड है। क्या क्या रिफॉर्म करे गए थे? राइट डाउन द रिफॉर्म्स और एफर्ट्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन पॉलिटिकल पार्टीज। एफर्ट क्या किए गए थे, क्या रिफॉर्म किए गए थे? सुप्रीम कोर्ट ने एक डिफेक्शन लॉ बनाई थी। डिफेक्शन लॉ बेसिकली, डिफेक्शन का मतलब होता है जब एक एमएलए एमपी अपनी पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में चले जाता है, इसको हम बोलते हैं डिफेक्शन। इसी को रोकने के लिए डिफेक्शन लॉ बनाई गई थी। अगर कोई एमपी एमएलए अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो जो भी सीट से उसने इलेक्शन जीता है वो सीट को वो खो देगा, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ, अभी भी बहुत चेंज होता है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया था हर कैंडिडेट को कि वो एक एफिडेविट फाइल करे, एक लीगल डॉक्यूमेंट फाइल करे जिसमें ये बताए उसके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कितना उसके पास पैसा है, कितनी उसकी वेल्थ है। ठीक है, इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि पॉलिटिशियंस ने अपने खिलाफ केस ही करवाने बंद कर दिए कि तुम केस करके दिखाओ, ऐसा होता है। ठीक है। नंबर 3 इज इलेक्शन कमीशन ने कंपलसरी कर दिया हर पार्टी को कि वो अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करे और इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करे। तो हर पार्टी इलेक्शन तो करती है लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी मात्र होती है, और पहले से सब कुछ डिसाइडेड होता है कौन लीडर बनेगा, क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल कैसे है, रिस्पॉन्सिव कैसे है, लेजिटिमेट कैसे है? अकाउंटेबल का मतलब होता है जो आंसर करे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आंसरेबल इसलिए है, क्यों? क्योंकि ये आंसर आपका आंसर कोई सरकार कब करेगी? जब आप उससे सवाल पूछोगे। सवाल कब पूछोगे? जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल क्योंकि ये अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करती हैं सो दैट वी कैन आस्क क्वेश्चंस टू देम और वो फिर हमें जवाब दे सकें, इसलिए हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल। इसका आपको कैसे लिखना है आपको दिख रहा है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव कैसी है? अगर मैं आपको टच कर रहा हूँ, अगर मैं आपको बुला रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सिर हिलाओगे, आप मुंह से कुछ बोलोगे या मेरे को थप्पड़ वप्पड़ ऐसा कुछ करोगे तभी समझ आएगा ना कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है या नहीं, ये जानने के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बताते हैं कि हम रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करते हैं, ओपनली पब्लिक डिबेट्स करते हैं उन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पर जो जनता के लिए हमने बनाई हैं, जो ये बताती हैं कि जनता की डिमांड को हम सुन रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट कैसे है? लेजिटिमेट का मतलब एक्सेप्टेबल, वैलिड, जिसको हम सब एक्सेप्ट करें। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट इसलिए होती है क्यों? क्योंकि हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद उन्हें चुनते हैं इलेक्शंस में जाकर और कहते हैं कि हमें ये लोगों की खुद की सरकार होती है और लोगों की उम्मीद भी होती है कि वो ऐसे किसी इंसान को अपना लीडर चुने जिसको वो खुद से इलेक्शन में जिता कर आए। राइट अबाउट द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच मेक्स इंडिया सेक्युलर स्टेट। सेक्युलरिज्म पर आएगा ही आएगा एक सवाल, लिख के देता हूँ, मतलब लिख चुका हूँ पहले भी, अगेन लिख के दे देता हूँ, ये मतलब बार बार लिख के देता हूँ क्या तुम लोग मुझे पता है, यकीन करते हो मेरे पे। ठीक है, एंड मैं तुम्हारे यकीन का गलत फायदा नहीं उठाऊंगा, बिलीव मी। तो सेक्युलर स्टेट का मॉडल क्या कहता है? सेक्युलर स्टेट का मॉडल हमें हेल्प करता है कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में, धर्म की राजनीति को ओवरकम करने में। ये सेक्युलर का मॉडल हमारे इंडिया में है और ये 3 चीज़ें कहता है। नंबर 1 ये कहता है इंडिया में कोई भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बोला जाएगा। नंबर 2 चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम देता है, हर बंदा जो रिलीजन चाहे जैसा चाहे उस रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। नंबर 3 चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सेक्युलर मॉडल जो है वो कहता है किसी भी बंदे के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज, नहीं ये हम कर चुके हैं, ये स्लाइड हमारी सेम रिपीट हो गई है। उसके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ चुके हैं, यानी हम एंड के बहुत करीब हैं। पहला आता है डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। सिंपल सी तुमको एक चीज़ बताता हूँ, कल पेपर में तुमको कुछ सवाल कंप्लीटली देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी से, जिसमें बार बार कंजर्वेशन का पूछा जाएगा। सॉइल को कैसे कंजर्व करें, ज़मीन को कैसे कंजर्व करें, मिनरल को कैसे कंजर्व करें, एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व करें, ऐसे सवाल बहुत देखने को मिलेंगे। तो ये देख ले रहे हैं, डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड का डिग्रेड होना, जमीन की क्वालिटी का खराब होना। जमीन की क्वालिटी कब खराब होती है? जब वो फर्टाइल नहीं बचती है। तो इसके कॉजेज क्या हैं? 3 कॉजेज जो मेनली माने जाते हैं। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग में क्या होता है? जब कई किसान क्या करते हैं, सेम जमीन पर बार बार चारा चरवाते रहते हैं अपने जानवरों को, उससे क्या होता है वो जमीन रिकवर नहीं हो पाती, जमीन डिग्रेड हो जाती है। दूसरी चीज़, कई सारी माइनिंग साइट्स की वजह से जमीन पर बहुत प्रेशर पड़ता है जिससे जमीन में क्रैक्स आ जाते हैं और जमीन खराब हो जाती है। नंबर 3 ओवर इरीगेशन, कई सारे किसान ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा पानी डालेंगे, जितना ज़्यादा इरीगेट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा फसल में, तो वो ज़्यादा पानी डाल देते हैं जिससे भी ज़मीन की क्वालिटी खराब होती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे लैंड डिग्रेडेशन को सॉल्व करेंगे? नंबर 1 एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, पेड़ लगाओ, एफॉरेस्टेशन करो। एफॉरेस्टेशन से हम क्या कर सकते हैं? बहुत हद तक हमारी लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2 चीज़, ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज कराओ, यानी किसानों को समझाओ भैया अगर सही तरीके से तुम लोग ग्रेजिंग करवाओगे, यानी किसी दिन यहाँ कराओ, किसी दिन वहाँ चारा चरवाओ, किसी दिन तीसरी जगह, उससे आपकी लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। नंबर 3 चीज़, माइनिंग एक्टिविटीज़ पर एक कंट्रोल एस्टैब्लिश करें, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि कैसे माइनिंग एक्टिविटीज़ को यूज़ कराना है। ठीक है। नंबर 4 चीज़, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है इंडस्ट्रीज से उसको मैनेज करें, क्योंकि वो जाता है पानी में, पानी
पानी जाके वो मिलता है ज़मीन में, जिससे अगेन ज़मीन की क्वालिटी पे बहुत असर पड़ता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल एरोजन, हाउ इट कैन बी सॉल्व। सॉइल एरोजन क्या है, हमारी ज़मीन में लेयर है, जैसे प्याज में लेयर होती है, ऐसी ज़मीन में लेयर है। ज़मीन की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कभी अगर जैसे मान लो ये ज़मीन है, पानी बहुत तेज स्पीड से आता है तो इसकी टॉप मोस्ट लेयर को उड़ा ले जाता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन बेसिकली प्रोसेस होती है रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। अब इससे बच कैसे सकते हैं, इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो पानी आ रहा है तो पानी की स्पीड स्लो कर दें तो सॉइल की टॉप लेयर नहीं उड़ेगी, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे पानी की हवा की स्पीड स्लो हो जाए। तीन चीज़ें करते हैं कॉन्टूर प्लफिंग। कॉन्टूर प्लफिंग वहाँ पे करी जाती है जहाँ पर स्लोप जैसी ज़मीनें होती हैं, यानी ऐसी ज़मीनें होती हैं या ऐसी ज़मीन होती हैं, उसमें क्या करते हैं हम ज़मीन को जीने की तरह बांट देते हैं। जीने की तरह उससे क्या होता है, जब जीने के उधर पानी गुजरता है तो उससे जीने की वजह से वो हवा स्लो होती नॉट हवा, पानी स्लो होता जाता है, और जितना पानी स्लो होगा उतने सॉइल इरोजन कम होगा। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या किया जाता है, बड़ी सी ज़मीन को स्ट्रिप्स में बांट दिया जाता है, छोटी छोटी ये स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, ये मान लो बड़ी सी ज़मीन है, स्ट्रिप्स में बांट दिया। इन स्ट्रिप्स के बीच में ग्रास को ग्रो किया जाता है, घास को। ये जो घास होती है ये तेज हवाओं को स्लो करने में हेल्प करती है, पानी की स्पीड को भी स्लो करने में हेल्प करती है, इससे सॉइल इरोजन कम होता है। एक और फायदा क्या होता है इसका, आप अलग अलग स्ट्रिप पर अलग अलग क्रॉप उगा सकते हो। एक ही फील्ड में अलग अलग स्ट्रिप बना रखी है आपने, उन सब पर अलग अलग क्रॉप उगा रहे हो, बढ़िया है, खूब प्रॉफिट कमा रहे हो। नंबर थर्ड इज शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स में क्या किया जाता है, जो रेत वाले इलाके होते हैं, जहाँ पर जैसे जहाँ पर सैंड ड्यून्स आते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं, जैसे राजस्थान तरफ चले जाएं अगर हम, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, उनको रोकने के लिए जो जो लैंड होती है, जो बेसिकली ज़मीन होती है खेती की, उसके चारों तरफ लंबी लंबी लाइंस में पेड़ लगा दिए जाते हैं चारों तरफ। इससे क्या होगा, जो तेज़ हवाएं होती हैं वो इन पेड़ से टकराकर उनकी हवाओं की स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे उनका ज़मीन पर प्रेशर कम पड़ता है और सॉइल इरोजन कम होता है। आई होप ये समझ आया हो। नेक्स्ट इज इन रिसेंट ईयर्स मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। सवाल लिख चुका है पेपर के अंदर आपके, याद रख लेना, ठीक है। तो जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स हैं इनको बहुत स्ट्रांगली अपोज किया गया पिछले कुछ सालों में। क्यों, जैसे कि डैम है, क्यों अपोज किया गया, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये पानी के नेचुरल फ्लो को रोकते हैं, और जब पानी का नेचुरल फ्लो रुकता है तो पानी को नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है, ये पानी जा रहा था, अब यहाँ पे डैम आ गया तो पानी के साथ जो भी पार्टिकल्स जा रहे थे वो भी आगे नहीं जा पाएंगे, वो जैसे ऊपर कंकड़ हो गए और भी सारा पार्टिकल्स, तो वो यहीं पर जमा होने लगते हैं। इससे जो ज़मीन होती है ना, पानी की सबसे सरफेस, वो रॉकी होने लगता है और वो ख़राब होने लगता है, जिसकी वजह से जो लोग वहाँ रहते हैं, एक्वाटिक फोना, जैसे जो हमारे फिश हो गए, मगरमच्छ हो गए, उनको रहने में दिक्कत आती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पुअर सेडिमेंट फ्लो। दूसरी चीज़, कई सारी जगह पे देखा गया है डैम्स का कंस्ट्रक्शन इसलिए अपोज किया जाता है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स का इसलिए अपोज किया जाता है क्योंकि इनसे लार्ज डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का। लोगों को अपनी जगह छोड़कर जानी पड़ती है जहाँ पर भी ये प्रोजेक्ट बनते हो। जब आप किसी जगह को छोड़ते हो, अपनी विरासत छोड़ते हो, व्यवहार छोड़ते हो, व्यापार छोड़ते हो, सिर्फ अपनी जगह ही नहीं छोड़ते, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एक और बहुत बड़ा रीजन जिसकी वजह से मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट को अपोज किया जाता है, दैट इज देयर इनएबिलिटी टू अचीव गोल्स। लोगों ने कहा ये गोल्स ही पूरे नहीं कर रहे, इनको हमने बनाया था फ्लड कंट्रोल करेंगे, हमारे सूखे में काम आएंगे, लेकिन क्या होता है जब फ्लड होता है तो ये पहले आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, सूखे के टाइम पर इनकी हालत पहले खराब हो जाती है। तो लोगों ने कहा इससे बेस्ट है इनको बनाओ ही मत, इसीलिए इनको इतना अपोज किया गया है। दैट्स व्हाई दे हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी। नेक्स्ट इज मेजर फूड क्रॉप्स। मेजर फूड क्रॉप्स क्या होता है, मेजर फूड क्रॉप्स बेसिकली आपको 5 याद कर लेनी है, कॉटन की, राइस की, वीट की, रबर की, शुगर केन की। इन पे आप देखो मैंने खरीफ रबी इक्वेटोरियल ये लिखा है। अगर आपको क्रॉप की कंडीशन याद नहीं होती, एक ट्रिक देके जा रहा हूँ सिंपल, इतना याद कर लो कौन सी खरीफ है कौन सी रबी है, बस। अगर कोई खरीफ क्रॉप है तो उसको टेम्परेचर चाहिए होगा 25 डिग्री से ऊपर, और रेनफॉल चाहिए होगा 100 से ऊपर या 125 से ऊपर, सिवाय कॉटन के, कॉटन को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि कॉटन क्या है, कॉटन एक बहुत लंबी क्रॉप है, तो ये लंबी क्रॉप होने की वजह से इसको ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप जो भी होती है उसको टेम्परेचर चाहिए होता है 25 से ऊपर, और रेनफॉल चाहिए होता है 100 से ऊपर, 125 से ऊपर, सिवाय कॉटन के। और रबी क्रॉप जितनी भी होती है उनको टेम्परेचर चाहिए होता है 20 के आसपास, या उसमें आप लिख सकते हो कूल ग्रोइंग सीजन, और टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए होता है कितना, इनको 100 से कम या 75 के आसपास, सिंपल है। तो रबी क्रॉप में टेम्परेचर कितना, 20 डिग्री आसपास या उससे कम, या कूल ग्रोइंग सीजन लिख दो, और रेनफॉल चाहिए होता है कितना, 75 या 100 से कम, सिंपल सी बात है। और खरीफ क्रॉप है तो कॉटन को छोड़ के, सिर्फ कॉटन को छोड़ के टेम्परेचर 25 से ऊपर और रेनफॉल भी 100 से ऊपर, सिंपल जी, ठीक है। और रबर की बात करें, रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल चाहिए पड़ता है, इसीलिए रबर को मैंने अलग से इक्वेटोरियल क्रॉप लिखा है। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी क्या होती है, इस फूड सिक्योरिटी की मदद से हम जान पाते हैं किसी भी जगह के लोग खाने को एक्सेस कर पा रहे हैं, एफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे होते हैं फिर सरकार उनके लिए कुछ कदम उठाती है। सरकार क्या कदम उठाती है, जैसे सरकार ने अपना नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम बना रखा है, जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। उनमें से एक कंपोनेंट है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब बेसिकली हमारी सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है, ये किसानों से अनाज को खरीदती है और बाकी सब इसेंशियल आइटम्स को खरीदती है एक प्राइस पर जो सरकार फिक्स करती है, जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इसको अपने पास स्टोर कर लेती है। ये जो भी चीज़ें खरीदती है उसको अपने पास स्टोर कर लेती है, और फिर पब्लिक
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मदद से उसके थ्रू इस सामान को जो इसने सरकार ने खरीदा है लोगों से एमएसपी पर, इसको उन लोगों तक पहुंचाती है कम और सस्ते दामों पर जिनको इनकी ज़रूरत है, और इस तरीके से सरकार फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। नेक्स्ट इज व्हाट वर टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। इंडिया में जो फार्मर्स थे वो सफ़र कर रहे थे, एग्रीकल्चर से दूर जा रहे थे, इसके लिए इंडिया में सरकार ने कुछ कदम उठाए थे। प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा शुरू किया गया था कि अगर आपकी फसल खराब होती है सूखे से, बाढ़ से या किसी नेचुरल दिक्कत से, तो आपको एक बीमा से पैसा मिलेगा। नंबर 2, ग्रामीण बैंक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्टैब्लिश किया गया था रूरल एरियाज़ में, ताकि वो इंटरेस्ट बैंक को, ताकि ये लोन दे सकें एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। नई स्कीम शुरू करी गई थी इनको अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। वेदर बुलेटिन्स को शुरू किया गया था, एग्रीकल्चर प्रोग्राम शुरू किए गए थे, दूरदर्शन पे आते थे जिसमें बताते थे कि कौन सा फर्टिलाइजर डालोगे, आज मौसम कैसा रहने वाला है, ये सब चीज़ें। फिफ्थ चीज़, गवर्नमेंट ने एमएसपी देना शुरू कर दिया था। एमएसपी बेसिकली वो प्राइस होती है जिस पे सरकार लोगों से, किसानों से उनके अनाज को खरीदती है। अब सरकार हर सामान नहीं खरीदती, लिमिटेड सामान ही खरीदती है, लेकिन जो जो खरीदती है उसकी एमएसपी तय कर देता है। जैसे बोलते हैं कि हम इस बार गेहूँ 10 रुपये किलो पे लेंगे, तो जो सरकार ने एमएसपी तय करी अब वो वही हमारी क्या होगी, 10 रुपये किलो हो गई। तो सरकार क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है जिस पे सरकार सामान खरीदती है इन किसानों से, फिर उसको स्टोर करती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनके अंदर आयरन एलिमेंट होता है, जैसे आयरन की और मैंगनीज उसके एग्जाम्पल है। नॉन फेरस वो होते हैं जिनके अंदर आयरन एलिमेंट नहीं होता, जैसे कॉपर बॉक्साइड इसका एग्जांपल है। वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, इसके छोटे छोटे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरी है, क्योंकि मिनरल्स जो है वो फाइनाइट है नेचर में, नॉन रिन्यूएबल है, तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, तो इसीलिए इनको हम सही तरीके से यूज़ करें, फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करा सकें, इसीलिए हमको इनको आज कंजर्व करना जरूरी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सब होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं और फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम। और नॉन कन्वेंशनल में वो सब आ जाते हैं जो रिन्यूएबल होते हैं और जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सबके एग्जाम्पल है। हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन आइजनस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। वेरी इंपॉर्टेंट, मिनरल्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं आइजनस और मेटामॉर्फिक रॉक में। इन रॉक्स के अंदर दरारें होती हैं, ऐसी क्रैक्स पाए जाते हैं। इन क्रैक्स को हम, अगर छोटी क्रैक है तो बोलते हैं वीन्स, और बड़ी क्रैक होती है तो आयोट्स। तो इन्हीं क्रैक के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, सिंपल। तो मिनरल्स आर फाउंड इन द क्रैक्स एंड जॉइंट्स ऑफ द आइजनस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट इज, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी एक सेट में 5 नंबर का लिख चुका है, ठीक है, तुम्हारी किस्मत हुई तो तुम्हारे में आएगा ये 5 नंबर का। एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एनालाइज स्टेटमेंट। एनर्जी जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। क्यों, सिर्फ आपको 5 एग्जाम्पल देने हैं। सबसे पहले तो बोलो हाँ भाई मैं इस बात के साथ एग्री करता हूँ, 5 एग्जाम्पल लो। नंबर 1 चीज़, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। एनर्जी जो है वहाँ पर बहुत जरूरत पड़ती है हमें मशीनरी चलाने के लिए, प्रोडक्शन लाइन को चलाने के लिए, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी लगती है, रोड्स को बिल्ड करने में, ब्रिजेस को बिल्ड करने में, एयरपोर्ट्स को बिल्ड करने में, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को बिल्ड करने में। एनर्जी लगती है व्हीकल्स को चलाने में, एयरप्लेन को चलाने में, ट्रांसपोर्टेशन में। एनर्जी लगती है सर्विस प्रोवाइड करवाने, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन। सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने हैं और आपका काम बन जाएगा, 5 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज, विच इज द बेस्ट क्वालिटी कोल एंड विच वन इज यूज फॉर कॉमर्शियल पर्पस। जो बेस्ट क्वालिटी कोल है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है वो है हमारा आंथ्रासाइट, और जो कॉमर्शियल पर्पज में होता है वो होता है बिटुमिनस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज मैन्युफैक्चरिंग इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 110% किसी सेट में आ चुका है, ठीक है, लिख चुका है, प्रिंट हो चुका है, पेपर बस पहुंचने वाला है, 110% आएगा, ठीक। तो मैन्युफैक्चरिंग को बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट क्यों बोलते हैं। नंबर 1 चीज़, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ा था प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर का भी विकास होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बैकबोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है, एग्रीकल्चर में नए नए टूल्स लाता है, और जो ओवर डिपेंडेंस है लोगों की एग्रीकल्चर के ऊपर, कि सिर्फ एग्रीकल्चर में ही लगे पड़े हैं, उसको भी हटाता है। नंबर 2 चीज़, माना जाता है किसी कंट्री में अगर पॉवर्टी हटानी है, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करना पड़ेगा। नंबर 3 चीज़, मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, रीजनल डाइवर्सिटीज़ को इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडस्ट्री सेटअप होती है जहाँ अलग अलग जगह से लोग आते हैं और वो लोग साथ में मिलकर रहते हैं, ऐसे में इंटीग्रेशन होता है रीजनल डाइवर्सिटी का। नंबर 4 चीज़, जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है उतनी ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है। इससे क्या होता है, हमारा फॉरेन मार्केट अच्छा होता है और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन भी उतना ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज, हाउ डज इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एनवायरमेंट। इंडस्ट्री पॉल्यूट कैसे करती हैं, 4 तरीके से करती हैं। एयर पॉल्यूशन जो होता है जब इंडस्ट्री से गैसेज रिलीज होते हैं, जैसे SO2, CO2। वाटर पॉल्यूशन जो होता है जब इंडस्ट्री से एफ्लुएंट्स निकलते हैं, इंडस्ट्री वेस्ट निकलता है और बहुत गर्म पानी निकलता है, उससे भी होता है। थर्मल पॉल्यूशन ये फैलता है जब इंडस्ट्री से बहुत गर्म पानी फैक्ट्री से डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाता है रिवर्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर। नॉइस पॉल्यूशन जब अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रियल या कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ होते वक्त, तब भी
एक पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेशनल जूट पॉलिसी 2005। नेशनल जूट पॉलिसी 2005 इसको लाया गया था बेसिकली जूट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, जूट की क्वालिटी को इंप्रूव करने में, और ये इंश्योर करने के लिए कि लोगों को, जो लोग जूट प्रोड्यूस करते हैं उनको उसका अच्छा प्राइस मिले, इसके लिए इस पॉलिसी को लाया गया था और इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप तुमको समझ आ रहा होगा, क्योंकि समझ क्या, पहली बार तो पढ़े नहीं रहे हो, तो रिवीजन चल रहा है। व्हाट आर द स्टेप, और रिवीजन भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, क्योंकि यही इन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, 110% मिलेंगे। व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बाय द इंडस्ट्री। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को कम करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। एक तो मैंने आपको बोला था लेकिन इसमें एक चीज़ है, एक इसमें ट्विस्ट है, दैट इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को कम करना है जो इंडस्ट्रीज फैला रही हैं। तो इंडस्ट्रीज के लिए हम इसमें पेड़ लगाना नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसमें हम बोलेंगे इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन को कैसे रोकेंगे। नंबर 1 चीज़, जो इंडस्ट्री में पानी यूज़ होता है उसको बार बार रीयूज़ किया जाए, रिसाइकिल किया जाए 2 से 3 स्टेज में, जिससे क्या हो, कम से कम खराब पानी रिलीज हो। नंबर 2 चीज़, जो रेन वाटर हमें मिल रहा है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, ताकि जो वाटर अवेलेबल है उसका सही तरीके से यूज़ किया जा सके। और नंबर 3 चीज़, जो गर्म पानी रिलीज़ होता है, जो गर्म पानी का मतलब वो गर्म पानी नहीं नहाने वाला, जो खराब गर्म पानी होता है जो इंडस्ट्री से रिलीज़ होता है, और जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको सही तरीके से ट्रीट किया जाए रिलीज़ होने से पहले, रिवर्स और पॉन्ड्स में जाने से पहले। नंबर 4, स्मोक प्रेसिपिटेटर्स लगाए जाएँ, जिनका काम क्या होगा, जो एक तरीके से फिल्टर का काम करेंगे, एयर प्योरीफायर का काम करेंगे। नंबर 5 चीज़, कोल का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, जिससे क्या होगा, और दूसरे का इस्तेमाल करोगे कोल से ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है, आप ऑयल या गैस का इस्तेमाल करो। साइलेंसर्स को यूज़ किया जाए, मशीनरीज को रीइन्वेंट किया जाए, रीस्ट्रक्चराइज किया जाए, ताकि कम से कम नॉइज पॉल्यूशन हो। ये सब किया जा सकता है। वाई आर मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन छोटा नागपुर रीजन। ज़्यादातर आयरन और स्टील छोटा नागपुर में क्यों है। नंबर 1, क्योंकि वहाँ पर आयरन ओर का कॉस्ट बहुत कम है। नंबर 2, क्योंकि वहाँ पर जो हाई ग्रेड रॉ मटेरियल, अच्छा कच्चा माल मिल जाता है आसपास बहुत आसानी से। नंबर 3, वहाँ पर चीप लेबर है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है लोकल मार्केट में। ज़्यादातर जूट मिल्स हुगली रिवर के पास क्यों पाई जाती हैं बंगाल में, तो उसके भी कुछ रीज़न है। नंबर 1 चीज़, क्योंकि वहाँ पर और भी जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है। नंबर 2, वहाँ पर बहुत पानी है, तो पानी भी होने की वजह से उसकी पानी की दिक्कत नहीं आती। नंबर 3, क्योंकि वो हुगली रिवर के पास है, तो वहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट आपको बहुत सस्ता पड़ जाता है, और साथ ही साथ वहाँ पर गुड रेलवे नेटवर्क है। नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल में भी सस्ती लेबर मिल जाती है। वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है बिहार, फिर यूपी, यहाँ से सस्ती लेबर वहाँ मिल जाती है। वाई इन रिसेंट ईयर्स शुगर मिल्स हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम यूपी एंड बिहार टू सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि शुगर मिल इसलिए उस तरफ शिफ्ट होने लगी है सदर्न और वेस्टर्न स्टेट में। नंबर 1 चीज़, क्योंकि वहाँ का जो शुगर केन है उसमें हाई सुक्रोज कंटेंट है। सुक्रोज कंटेंट मतलब वहाँ पर ज़्यादा मिठास है। अब बेसिकली होता क्या है ना, जब आप गन्ने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो इस दौरान उसकी मिठास कम होती जाती है, तो जितनी ज़्यादा मिठास होगी उतना ज़्यादा बेहतर, इसीलिए वो लोग उस तरफ जा रहे हैं। नंबर 2 चीज़, सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में एक कूलर क्लाइमेट है, जिसकी वजह से वो पूरे सीजन में बढ़िया तरीके से पक पाता है, बढ़िया तरीके से काम कर पाता है। मूविंग ऑन टू हिस्ट्री के सवाल, What steps were taken by French revolutionaries to create a sense of collective belonging? 110% ये पेपर में आने वाला है, ठीक है। कौन से कदम उठाए गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी के द्वारा। नंबर 1 वाज आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटिजन वर इंट्रोड्यूस एंड एनकरेज। ला पैट्री का आइडिया कहता था कि ये तुम्हारी जन्मभूमि है, तुम्हारा कर्तव्य है इसको प्रोटेक्ट करो। ले सिटिजन का आइडिया कहता था तुम यहाँ के नागरिक हो, भैया तुम यहाँ के नागरिक हो, तुम्हारा कर्तव्य है देश की रक्षा में खड़े होना। फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दिया था ताकि सब लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। हिम्स को कंपोज किया गया था, जो लोग शहीद हुए थे उनको सम्मानित किया गया था। ओथ्स ली गई थी, शपथ ली गई थी। 4 चीज़, एक नया ट्राइगुलर फ्लैग लाया गया था जिसको रिप्लेस किया था पुराने ओल्ड मोनार्कल फ्लैग से, ठीक है। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, ये 2 नंबर में 110% आने वाला है। सिविल कोड जो था 1804 का, वो क्या कहता था, तो इसमें 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बेसिकली। नंबर 1 चीज़, जितनी भी स्पेशल राइट्स मिलते थे, प्रिविलेजेस मिलते थे, बर्थ के बेस पर उनको खत्म किया गया था। इक्वालिटी स्टैब्लिश कर दी गई थी कानून के सामने। और नंबर 1 राइट टू प्रॉपर्टी ला दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी क्या करता था, अब लोग अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते थे और उस पर लीगली अपना राइट जमा सकते थे। पहले नहीं तो ये होता था पावरफुल लोग वीक लोगों की प्रॉपर्टी छीन लेते थे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गिसिपी मैजनी। गिसिपी मैजनी था जिसका जन्म हुआ था गेनवा में 1807 में। इसने 2 रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली, यंग यूरोप। फिर उसको देश से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक रिवॉल्यूशन करना चाहता लिगोरिया में। उसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था लाइफ का, वो इटली को यूनिफाइड रिपब्लिक देखना चाहता था, जो बाद में हो भी गया उसका ऑब्जेक्टिव पूरा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, बेसिकली थोड़ी सी सांस मैं भी लेता हूँ, आप भी ले लो, ठीक है, अगर आपको लेनी हो, क्योंकि आपका तो रिवीजन चल रहा है यार, आखिरी दिन है। अभी तो अपने अंदर वो एनर्जी पैदा करो, ठीक है। मैं पागल हो चुका हूँ बार बार यही सेम चीज़ पढ़ के, बट पढ़ा के पागल नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से प्यार देते हो ना, दैट इज़ समथिंग जो मुझे मोटिवेट करता है बार बार कि करो। इसीलिए मैं ये वीडियो लेट ला रहा हूँ, बट ला रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में था कि कुछ ऐसा रह ना जाए, कुछ कमी ना रह जाए मेरी तरफ से, तो मैं वो कर रहा हूँ। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली क्या था, जो ग्रीस था वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था 15वीं सेंचुरी से। तो ग्रीस वालों ने क्या किया, अपना स्ट्रगल शुरू किया इंडिपेंडेंस के लिए 1921 में।
नॉट 1921, सॉरी इट इज़ मिसटाइप, 1821 में इन्होंने अपना स्ट्रगल शुरू किया, जिसमें इनको बहुत सपोर्ट मिला सभी लोगों से, यहाँ तक कि उन लोगों से भी सपोर्ट मिला जो ग्रीस से बाहर रहते थे और ग्रीस के लोग थे, यहाँ तक कि जो पोइट्स और राइटर्स थे इन्होंने भी सपोर्ट किया। एक पोइट थे लॉर्ड बायरन, ये दो इन्होंने फंड्स भी ऑर्गेनाइज किए वॉर के लिए, और ये वॉर में भी गए जहाँ पर बाद में इनकी फीवर की वजह से अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। फाइनली 1832 में एक समझौता साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसने कहा ग्रीस जाओ तुम एक इंडिपेंडेंट नेशन हो। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से क्या हुआ था, ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन बन गई थी। एक और ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में साइन हुई थी, याद रखना, ठीक है। देन आता है हमारा हाउ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन वाज फॉर्म्ड एंड हाउ द आयरलैंड बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रिटेन। कहते हैं ब्रिटेन का केस अजीब था, कैसे अजीब था। सबसे पहले तो 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक डील होती है जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनता है, और इंग्लैंड अपना डोमिनेट करने लगता है स्कॉटलैंड के ऊपर। अब जो आयरलैंड था ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट्स को इंग्लिश वाले लोग सपोर्ट करते थे, जिससे आयरलैंड के जिससे जो कैथोलिक लोग थे उनको चिढ़ होती थी, मैंने बोल दिया, अब इसको इंग्लिश में नहीं बोलना है, मतलब देवर जेलस है और उनको ये पसंद नहीं आता था, ठीक है। तो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में लड़ाई होती है 1798 में, और ये रिवॉल्ट में कैथोलिक्स हार जाते हैं क्योंकि प्रोटेस्टेंट के पास तो सपोर्ट था किसका, इंग्लिश पीपल का, जिसकी वजह से जो इंग्लिश लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फाइनली ज़बरदस्ती 1801 में यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड को भी जोड़ लेते हैं, और इस तरीके से एक और नई ब्रिटेन की नई कंट्री फॉर्म हो जाती है। देन आता है डिफाइन द प्रोसेस, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे हुआ था, इटली कैसे हुआ था। सबसे पहले तो जर्मनी का जानते हैं, जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए 1814 में भी रिवॉल्ट किया गया था, लेकिन वो फेल हो गया था। उसके बाद प्रूशिया ने चार्ज लिया कि हम करेंगे भैया जर्मनी को यूनिफाई। तो प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क, जिसको आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन में बोलते हैं, उसको बोला गया, उसने 7 साल के अंदर 3 युद्ध लड़े विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, और फाइनली 1871 में अपने राजा के पास आया और बोला कि मैंने इटली को यूनिफाई कर दिया, और अगर नॉट इटली को, मैंने जर्मनी को यूनिफाई कर दिया। उसके बाद अगर यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करें तो इटली कैसे, इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें सिर्फ एक ही स्टेट थी सार्डिनिया पीडमोंट, जिसका जो राजा था वो इटली के राजघराने से आता था, इटालियन प्रिंसेस हाउस से आता था। तो सार्डिनिया पीडमोंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो करेगा इटली को यूनिफाई। उसका जो चीफ मिनिस्टर था काउंट कैमिलो डी कैवोर, उसको जिम्मेदारी दी गई। इसने सबसे पहले 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया, और फिर गैरीबाल्डी की मदद से 1860s में स्पेनिश फोर्सेस को हराया। साउथ इटली का वहाँ पर स्पेनिश फोर्सेस को हराया विद द हेल्प ऑफ लोकल पीजेंट्स एंड गैरीबाल्डी, और फाइनली 1861 में आया अपने राजा के पास, विक्टर एमेनुअल II के पास, और यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, 11 वो मतलब 2 ही है, ठीक है, एक और एक 11 नहीं, यहाँ पे एक और एक 2 मानो, ठीक है। तो 1861 में अपने राजा के पास आया, विक्टर एमेनुअल II के पास, और बोला इटली को मैंने यूनिफाई कर दिया। 1871 में जर्मनी यूनिफाई हुआ था, 1861 में इटली यूनिफाई हुआ था। आई होप सो तुमको ये चीज़ क्लियर होती है। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ज़ोलेवरिन इन 1834। ज़ोलेवरिन को क्यों बनाया गया था, लिबरलाइजेशन के लिए बनाया गया था। ज़ोलेवरिन एक कस्टम यूनियन थी जिसको प्रूशिया के इनिशिएटिव पर बनाया गया था 1834 में। इसको मेनली 2 काम से बनाया गया था कि ये क्या करेगी, ट्रेड बैरियर्स को हटवाएगी, जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स लगते हैं उनको हटवाएगी, और नंबर 2 फ्रांस में उस समय पर 30 करेंसी हुआ करती थी, जिससे व्यापार में बहुत दिक्कत आती थी, तो उन 30 करेंसी से सिर्फ 2 करेंसी करेगी, जो इसने किया भी। Why did the Balkan became the area of intense conflict during the late 19th century? बल्कान इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया क्यों बन गया था, क्योंकि बल्कान जो था वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, और ओटोमन एम्पायर कमजोर होता जा रहा था। तो बल्कान ने डिसाइड किया वो खुद को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन बनाएगा। अब दिक्कत ये हुई, जब बल्कान की नेशन बनने की बारी आई तो बल्कान की स्टेट्स आपस में लड़ने लगी, क्योंकि वो एक दूसरे से जेलस थी कि कौन बल्कान पर पूरा रूल करेगा। इसकी वजह से बल्कान में अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। उसी समय पर जो बड़ी बड़ी पावर्स थी उनकी नज़र भी बल्कान पर थी, वो भी आपस में लड़ने लगी, लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, के बल्कान पर हम चाह रहे हैं बल्कान को अपने अंडर में लेना। तो इनके बीच में भी आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, जिसका रिजल्ट ये हुआ बल्कान की वजह से बल्कान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, बल्कान के बाहर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। इसी की वजह से हमने बोला इन 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी बल्कान बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। व्हाट वाज द खिलाफत इशू एंड हाउ गांधी जी यूज्ड इट टू ब्रिंग मुस्लिम्स इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत इशू क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन हार गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन टर्की हार गया था। ओटोमन टर्की के राजा थे खलीफा पर अब ये सुनने में आ रहा था क्योंकि अभी हार गए तो उनके साथ कोई बहुत बुरा समझौता होने वाला है, और जो खलीफा थे वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करते थे मुस्लिम धर्म को। अब अगर खलीफा के साथ कुछ बुरा होता है तो पूरे मुस्लिम धर्म की रेपुटेशन पे खतरा है। तो खलीफा को बचाने के लिए बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, जिसके मेंबर थे अली ब्रदर्स चाहते हैं गांधी जी के पास इस इशू को डिस्कस करते हैं, खिलाफत इशू को, खलीफा को बचाने को। तो उस समय गांधी जी बोलते हैं कि हम आपको खिलाफत पे सपोर्ट करेंगे, आप हमको हमारे नॉन कोऑपरेशन में सपोर्ट करो। और इस तरीके से गांधी जी क्या करते हैं, इन लोगों को अपने साथ ले आते हैं। इसको लिखा कैसे जाएगा, सामने दिख रहा है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया, मूवमेंट इन द टाउन्स, मिडिल क्लास लोगों ने बढ़िया से पार्टिसिपेट किया शुरू में, लेकिन बाद में इन्होंने दूरी बना ली थी। क्यों, 2 रीज़न की वजह से, क्योंकि खादी कपड़ा महंगा था, और दूसरा इनके पास कोई और इंस्टीट्यूशन नहीं था जहाँ काम करते। ये अगर आपने पढ़ा है तो आप ये चीज़ समझ रहे होगे। रेबेलियन इन द कंट्री साइड,
किसानों से कांग्रेस ने दूरी बना रखी थी। क्यों? क्योंकि ये जो किसान थे ये वायलेंस कर रहे थे और कांग्रेस नहीं चाहती थी वायलेंस लाना। नंबर 3 चीज़ प्लांटेशन वर्कर्स। प्लांटेशन वर्कर्स में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 में पास हुआ था, जो ये कहता था कि जो इंसान प्लांटेशन गार्डन में काम करता है वो अपने गार्डन को छोड़ के नहीं जा सकता विदाउट परमिशन। लेकिन जब ये प्लांटेशन वर्कर्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सुना तो ये अपना गार्डन छोड़कर भागे, जिसकी वजह से बाद में ये पकड़े गए और इनको बाद में मारपीट हुई और फाइनली नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह को रोक दिया गया था चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट आपके मैप वर्क में नहीं दिया है, बट चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर में और इसकी वजह से क्या हुआ था, हमने मूवमेंट को रोक दिया था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ सॉल्ट मार्च विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सॉल्ट मार्च पर शॉर्ट नोट लिखना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करना था, एक बड़ा सत्याग्रह करना था, एक बड़ा टॉपिक चाहिए था। वो टॉपिक मिला हमें सॉल्ट के रूप में। ब्रिटिश सॉल्ट पर टैक्स लगाता था। गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम सॉल्ट टैक्स के खिलाफ अपनी लड़ाई की शुरुआत करेंगे, क्योंकि सॉल्ट सब लोग यूज़ करते हैं तो सॉल्ट की मदद से हम सबको एक साथ ला सकते हैं। 31 जनवरी को गांधी जी ने एक लेटर भेजा विसरॉय इरविन को। इसमें 11 डिमांड्स लिखी, जिसमें से एक डिमांड थी सॉल्ट टैक्स को हटाओ। ये जो लेटर था एक तरीके से धमकी थी कि अगर आपने डिमांड पूरी नहीं की 11 मार्च तक हम एक सत्याग्रह करेंगे। इरविन ने इग्नोर किया। गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया अपने साबरमती के आश्रम से विद 78 पीपल और जो तकरीबन 24 दिन में 380 किलोमीटर इन्होंने चला था। जहाँ जहाँ रुके इन्होंने स्वराज का मैसेज दिया और फाइनली 6 अप्रैल को ये पहुंचे दांडी, जहाँ पर इन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा और जैसे ही सॉल्ट लॉ तोड़ा था उसी वक्त से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक्सप्लेन हाउ अमेरिका वाज कॉलोनाइज्ड। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा आ गया है ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये पिछली स्लाइड का रिपीट हो गया। ठीक है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्सप्लेन हाउ अमेरिका वाज कॉलोनाइज। अमेरिका को कैसे कॉलोनाइज किया था? अमेरिका का जब सी रूट डिस्कवर हुआ था ना तो सब लोग अमेरिका की तरफ अट्रैक्टेड हो गए थे, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा मिनरल्स रिसोर्सेज अवेलेबल थे। तो सब अमेरिका की तरफ बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे चील की तरह नजर गड़ाए बैठे थे। उसी तरह पर स्पेनिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो अमेरिका को कॉलोनाइज करेगी। इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने सोल्जर्स को भेजते हैं एक बीमारी के साथ जिसका नाम था जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, जो अमेरिका में जैसे ही वो सोल्जर्स पहुंचते हैं इस बीमारी को पूरे अमेरिका में फैला देते हैं। अमेरिका के लोगों को इस बीमारी का कोई आइडिया नहीं था और ना ही उनकी इम्यूनिटी थी, क्योंकि वो तो अभी अभी डिस्कवर हुआ था अमेरिका, उनको फीवर तक का आइडिया नहीं था। तो इस बीमारी की वजह से अमेरिका की कई कम्युनिटी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है और अमेरिका कमजोर हो जाता है, स्पेनिश उन पर कॉलोनाइज कर लेते हैं। इसीलिए बोला भी गया द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कन्क्वेरर्स वाज नॉट their army or military, but was the germs of smallpox that they carried with them. Write a short note on Gutenberg and his printing press. गुटेनबर्ग क्या था, एक मर्चेंट का सन था। इसने अपने बचपन से ही वाइन और ओलाइव प्रेसेस देखी थी, इसकी नॉलेज थी। तो उसने क्या किया, इसी चाइल्डहुड नॉलेज का इस्तेमाल किया बड़े में प्रेस बनाने के लिए, प्रिंटिंग प्रेस। उसने प्रिंटिंग प्रेस बनाने के लिए ओलाइव प्रेसेस का मॉडल चुना जो उसने बचपन से देखते आ रहा था, और प्रिंट करने के लिए मेटलिक मोल्ड्स चुने, सांचे चुने। आपने कभी स्टेंसिल यूज़ करी होगी, लड़कियों ने करी होगी तो उनको आइडिया होगा। लड़के लोग ये स्टेंसिल यूज़ नहीं करते, वो तो ऐसे ऐसी चाय जैसे बना लेते हैं, पूरी कैलीग्राफी कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो उसने मेटलिक मोल्ड्स को इस्तेमाल किया फॉर प्रिंटिंग पर्पस और मॉडल के प्रेस के मॉडल के लिए उसने क्या किया था, ओलाइव प्रेस के मॉडल को लिया था और 1448 उसने अब क्या कर लिया, अपनी प्रिंटिंग प्रेस कंप्लीट कर ली और पहली बुक को पब्लिश किया जिसका नाम था बाइबल, जिसकी उसने 3 साल में 180 कॉपीज बनाई। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मार्टिन लूथर एंड रोमन कैथोलिक चर्च। 1517 में मार्टिन लूथर की कंट्रोवर्सी हो गई थी। आज के टाइम पर कंट्रोवर्सी कॉमन है, पहले भी होती थी, पहले सोशल मीडिया पे नहीं होती थी, असली की होती थी। ठीक है, 1517 में मार्टिन लूथर ने क्या किया था, 95 थीसिस लिखी थी जिसमें उसने रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज किया था कि कैसे इस चर्च में कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं जिनको उसने क्रिटिसाइज किया था, गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और उसके वर्क जो था उसको बहुत सपोर्ट मिला था। कई लोगों ने इतना सपोर्ट किया था कि उसकी जो राइटिंग्स थी ना उसको लेकर चर्च की दीवार पे लगा दिया था, गेट पे लगा दिया कि चर्च को बोला था हमें जवाब दो इन सब बातों का। मार्टिन लूथर ने तो ये भी कहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्टिन लूथर ने तो ये भी कहा था कि जो प्रिंटिंग है द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। ये आएगा पेपर में से कुछ ना कुछ एक तो आएगा, किसने क्या बोला था। ठीक है, तो मार्टिन लूथर ने ये भी बोला। इन सब की वजह से रोमन कैथोलिक चर्च को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। तो रोमन कैथोलिक चर्च ने इसके रिजल्ट में डिसाइड किया था 1558 से कि वो एक इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स बनाएंगे जिसमें वो उन सभी किताबों की लिस्ट बनाकर रखेंगे जिन्होंने उनके खिलाफ लिखा है, जिनके ऊपर उन्होंने कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया है। ये पूरी हमारी मार्टिन लूथर वर्सेस रोमन कैथोलिक चर्च की कंट्रोवर्सी थी। फिर आते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इसमें कहीं पर 1878 नहीं लिखा है, वाह यार एडिटर गंदा गलत काम कर रहा है, इसमें 1878 नहीं लिखा, बट मैंने खुद ही 1878 इतनी बार बोल दिया, अब तो याद हो जाना चाहिए है ना, क्योंकि गलती तो मेरी है, मैंने ही बनाई है, मैंने 1878 लिखना भूल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास हुआ था। ये एक्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट को 2 पावर मिलती थी। पहली पावर, ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंसर कर सकती थी, जज कर सकती थी जो भी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं उनको सेडिशियस और नॉन सेडिशियस। सेडिशियस का मतलब वो चीज़ें जो ब्रिटिश के खिलाफ हैं और नॉन सेडिशियस का मतलब वो चीज़ें न्यूट्रल हैं या ब्रिटिश के खिलाफ नहीं है। और अगर गवर्नमेंट ये पाती है कि जो कंटेंट है वो सेडिशियस है, एक तरीके से उनके खिलाफ है, तो पहले वो वार्निंग भेजेंगे पब्लिशर को, प्रिंट करने वाले को, और फिर अगर उनकी वार्निंग इग्नोर होगी तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस को सीज कर देंगे और कंप्लीटली हो सकता है उसे जेल भी कर दें। ये पूरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 का, जिसको मेनली लाया गया था टू स्टैब्लिश अ कंट्रोल ओवर व्हाट इज प्रिंटिंग इन देयर एरा। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये लॉ लाई थी। आई होप सो ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे।
व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय पब्लिशर्स इन ऑर्डर टू टारगेट द पुअर ऑडियंस। पुअर ऑडियंस को टारगेट करने के लिए क्या कदम उठाए गए थे। इंग्लैंड में पुअर ऑडियंस को टारगेट करने के लिए सस्ती सस्ती किताबें बेचने लगे थे। जैसे इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स को बेचना शुरू किया था। ये पॉकेट साइज बुक होती है जो एक एक पेनी में मिल जाती थी, और इनको जो बेचने जाता था उनको बोलते थे चैपमैन। भाई कितना क्यूट सा लग रहा है कि हम किसी को बोल रहे हैं जाओ उस चैपमैन से जाके एक पेनी चैप बुक ले आओ। कितना कितना अजीब सही लग रहा है ना, मज़ेदार लग रहा है सुनने में, ठीक है। तो इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स को शुरू किया गया था, बहुत छोटी छोटी किताब होती थी। फ्रांस में भी सस्ती सस्ती लो कॉस्ट स्मॉल साइज बुक्स को शुरू किया गया था, जिनको हम बोलते थे ब्लॉथिक्यू ब्लू। ये सब किया गया था सो दैट दे कैन टारगेट द पुअर ऑडियंस। उनको भी ऐसा है वो ऑडियंस भी हमारे दिमाग से निकलना चाहे, वो ऑडियंस भी कहीं ऐसा ना हो कहीं और चली जाए, तो सबको टारगेट किया गया था। अब इसमें एक और चैप्टर, इसमें जो प्रिंट कल्चर है उसमें आपको थोड़ी सी डेट्स याद करनी पड़ेंगी, और थोड़ा सा मतलब अब तो खैर कर ही लोगे। मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स है आपकी इंडिया इन द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट्स है, तो उसको ज़रूर याद कर लेना। और इसमें दो ये चीज़ें हैं ये आपको याद होनी चाहिए कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड। ये किसने बोला था, ड्यूक मैटरनिच ने बोला था, ठीक है। जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप में सर्दी का एहसास हो जाता है, सिंपल। और इसको अगर अच्छी फिल्मी भाषा में बोलूँ, जब फ्रांस में पत्ता हिलता है तो पूरे यूरोप में तूफान का अंदेशा हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 आता है हमारा, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। तो ये किसने बोला था, लुई सेबेस्टियन मर्सियन ने बोला था। ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी चीज़ मिस आउट करी है। अगर कोई चीज़ मिस आउट करी है तो वो मुझे आप बता देना, बट मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी चीज़ मिस आउट करी। एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है अभी ऑल ऑफ अ सडन, वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन से दो लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मुस्लिम्स और दलित्स ने नहीं किया था। मुस्लिम ने इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन्होंने देखा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद कांग्रेस हिंदू ग्रुप्स के ज़्यादा पास चली गई है, तो मुस्लिम को इग्नोर्ड फील हुआ था और इन्होंने अपने रिजर्वेशंस मांगे थे और रिजर्वेशंस इन्हें मिले नहीं थे, तो इन्होंने इसलिए नहीं किया था। दलित्स ने इसलिए नहीं किया था क्योंकि कांग्रेस को डर था अगर वो दलित्स को अपने साथ ले आएंगे तो कहीं जो हाई कास्ट हिंदूज हैं वो ऑफेंड ना हो जाए, तो दलित्स और कांग्रेस का रिश्ता भी क्या रहा था हमारा, थोड़ा सा अनसर्टेन बना रहा था। बाद में गांधी जी ने दलित्स के लिए कुछ सत्याग्रह किए, इनके लिए मूवमेंट्स किए सो दैट इनको इक्वालिटी दिला सके, लेकिन उस मूवमेंट के दौरान दलित्स और कांग्रेस का जो रिश्ता था वो अनसर्टेन बना रहा, कुछ फिक्स नहीं हो पाया कि इनके बीच रिश्ता अच्छा है बुरा है, इसीलिए इन्होंने इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। वुमेन देखें, वुमेन ये स्पेशल फीचर था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वुमेन ने बहुत पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी का भी मानना था कि एक तरीके से वुमेन की ये ड्यूटी है कि वो देश की सेवा करें, एक ड्यूटी ये भी है घर की सेवा करें, ये गांधी जी का ही मानना था। अपने एक अच्छी माता बने, एक अच्छी बहन बने, एक अच्छी वाइफ बने, पर एट द सेम टाइम एक और ड्यूटी ये भी है कि जब भी उन्हें फ्री टाइम मिले या अपने देश के कर्तव्य को भी अपने अपने साथ लेकर चले। तो ये सब चीज़ें हुई थी। अब मैं थोड़ी लंबी गहरी सांस ले सकता हूँ। ये सब चीज़ें हुई थी, ठीक है। और इन सब चीज़ों की मदद से क्या हुआ था, हमारी एसएसटी खत्म हो गई थी एंड ऑफिशियली फाइनली ये हमारा एसएसटी का लास्ट लेक्चर था आप इस वाले बैच के लिए। एंड शायद आप लोग इसके बाद तो भूल ही जाओगे, मुझे लगता है भूल जाओगे, बट भूलना मन, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगा, भले ही फॉलो करो ना करो, बट टच में तो बने ही रहना, ठीक है। एंड मैं आई एम बिट इमोशनल राइट नाउ। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक सफ़र था, भले ही बहुत लंबा नहीं चला सफ़र, भले ही मैं साल भर उतना कंसिस्टेंट नहीं था, बट जितना चला उतना बेहतर था। मतलब थोड़ा सा ये दुख भी है कि ख़त्म हो रहा है, बट खुशी इस बात की है कम से कम ये हुआ तो, ठीक है। तो खुशी इस बात की है, एंड आई जस्ट वांट टू से तुम लोग बहुत अच्छा करोगे पेपर में। ये वीडियो देख लिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ये वीडियो पॉपअप इसलिए हुई थी क्योंकि तुम्हारा पेपर अच्छा जाना था, तो तुमने मेहनत करी है, खुद पे विश्वास रखो, ज़्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागो, खुद तुमने जितना पढ़ा है उसको पढ़ो, बार बार रिवाइज़ करो, मुझे याद रखो, मुझे भूल मत जाना, हिंदी में वापस आना है अभी, हाँ कहीं नहीं भूलने वाले हो तुम। इंस्टाग्राम जब भी खोलो फॉलो वॉलो जो करना है कर लेना, बातचीत कर लेना मेरे से ताकि मैं भूल ना जाऊँ, आप लोग मुझे ना भूल जाओ। अपने जूनियर्स को बताना कि एक चैनल है इस पर भैया थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं तो इससे पढ़ लेना, ठीक है। तुम्हारा काम खाली इतना है, यही मेरे लिए गिफ्ट है, तुम लोग मेरे चैनल को प्रमोट कर दो अपने अपने लेवल पे, यही मेरे लिए गिफ्ट है और बाकी कोई गिफ्ट नहीं है। गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे, हाँ कौन सा तुम लोग दे रहे हो वैसे भी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। एंड आई एम जस्ट वांट टू से ऑल द बेस्ट एवरीवन। मिलेंगे जब कभी हमको मौका मिला सोशल स्टडीज़ को लेकर, हिंदी में तो मौका मिलने वाला है, तो हिंदी के लिए वापस आ जाना। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। गुड बाय।